दिए तो आपको उंगलियां रिलैक्स भी कर लेंगे। कोहिनूर हीरे के बारे में सुना है? दो विवाद हैं इसमें कि कोहिनूर एक्चुअल कहां से मिला और कैसे आज अंग्रेजों तक पहुंच गया। एक अवधारणा ये कहती है कि तुगलक वंश के समय में कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से निकला और दिल्ली तक पहुंचा और फिर वहां से बाबर को हाथ लगा और फिर बाबर से आगे बढ़ा। ये एक कमजोर अवधारणा है जिसको कम लोग मानते हैं। दूसरी अवधारणा ये है कि बाबर ने जब खानवा का युद्ध लड़ा तो उस समय जब राजपूत राजाओं को हराया तो उसमें ग्वालियर के एक राजा थे, राजा विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह के मुकुट में ये हीरा लगा रहता था। उन्हें हराकर गिरफ्तार करने के बाद उसने खजाना प्राप्त किया और वो मुकुट भी ले लिया जिसमें से कोहिनूर हीरा निकाल लिया। इस्लामिक परंपरा में किसी भी युद्ध के बाद लूट का जो भी हिस्सा मिलता वो सैनिकों और सिपहसालारों में बांटा जाता और कुछ हिस्सा राजा के पास आता। बाबर के हिस्से में कोहिनूर हीरा भी आया और बाबर ने वो कोहिनूर हीरा अपने बड़े बेटे और उस समय के संभल के सूबेदार हुमायूं को उपहार स्वरूप दे दिया। हुमायूं से ये हीरा उसके बेटे अकबर के पास और अकबर से लेकर औरंगजेब तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा। औरंगजेब के बाद उसके 3 बेटों में से मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, ये हीरा उसके पास गया। उसके बाद से फिर जहांगीर शाह के बाद फर्रुखशियर, फिर रफीउद्दर्जात, फिर रफीउद्दौला और अंततः मोहम्मद के पास गया जिसका नाम मिलता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1719 से 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा। इसके समय में अफगानिस्तान और ईरान पर शासन करने वाले नादिर शाह नाम के व्यक्ति ने आक्रमण किया और उसने दिल्ली के मुगल बादशाह को हरा दिया। दिल्ली के मुगल बादशाह को हराने के बाद सारा खजाना लूट ले गया। इस खजाने में 2 अमूल्य चीजें भी थी। एक था कोहिनूर हीरा और दूसरा था शाहजहां का मयूर सिंहासन, जिसमें ऊपर मयूर की आकृति बनी थी और सोने हीरे जवाहरात से वो जड़ा हुआ था। नादिर शाह ये जो हीरा ले गया कोहिनूर, उसने भी लूट के माल का बंटवारा किया और उसे अपने परिवार कुल के एक सदस्य को दिया। 3 पीढ़ी के बाद ये हीरा शाह सुजा नाम के एक अफगानी राजकुमार के हिस्से में आया। उस शाह सुजा का नियंत्रण इस समय के कश्मीर का उत्तरी इलाका और अफगानिस्तान का ऊपरी इलाका जो मध्य एशिया से जुड़ता है, वहां पर उसका शासन था। वो अफगानिस्तान का नवाब यानी कि सुल्तान यानी कि शासक बनना चाहता था, लेकिन वहां के विद्रोहियों से डरता था। इस समय भारत में ताकतवर राजा तीव्र गति से उभर रहे थे। इस सिख राजा का नाम था रणजीत सिंह। इनके कब्जे में पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, आज के भारत का पंजाब, आज के पाकिस्तान का पंजाब, सिंध का ऊपरी हिस्सा मुल्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक का इलाका, जो अफगानिस्तान के कुछ बॉर्डर तक का इलाका था, वो इनके कब्जे में था। शाह सुजा की सीमा और रणजीत सिंह की सीमा मिलती थी। लिहाजा 1838 ईस्वी में 1838 में उसने रणजीत सिंह को एक प्रस्ताव दिया कि क्या आप मुझे अपनी सैन्य क्षमता का प्रयोग करा करके अफगानिस्तान का शासक बना देंगे। रणजीत सिंह ने कहा इसमें मेरा क्या फायदा। बोले मेरे पास एक नायाब हीरा है और हमने बुजुर्गों से सुना है इस हीरे की इतनी कीमत है कि यदि इसे बेचा जाए तो 3 दिनों तक सारी दुनिया के लोगों को पेट भर खाना खिलाया जा सकता है। आप इसे ले लें, मेरे किसी काम का नहीं है। आप इसे ले लें और बदले में हमें ये सत्ता दिला दें। रणजीत सिंह ने कहा अकेले तो थोड़ी मुश्किल होगी, आजकल अंग्रेज मेरे दोस्त हो चुके हैं, क्योंकि 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ उन्होंने अमृतसर की संधि की थी, समझौता हो गया था। तो उसमें अंग्रेजों के गवर्नर थे लॉर्ड ऑकलैंड। गवर्नर ही इस समय वो पदाधिकारी थे, बाद में ऑकलैंड गवर्नर बनते हैं। ऑकलैंड से बातचीत की, वो तैयार हो गए। तो अंग्रेज यानी कि मिस्टर ऑकलैंड उस समय के गवर्नर जनरल हो चुके थे जब समझौता होगा, और रणजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुई। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला
और अंग्रेजों को एक बफर स्टेट मिलने की गारंटी। बफर स्टेट एक शब्द इस्तेमाल होगा आईआर में भी। बफर स्टेट एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां दो सीमावर्ती राज्यों के बीच में एक ऐसा स्थान होता है जिसमें कोई भी सैन्य गतिविधि नहीं होगी। तो दरअसल अफगानिस्तान और भारत की सीमा के बीच में एक ऐसा सुरक्षित स्थान अंग्रेजों को मिल गया जिससे अफगानिस्तानी आक्रमण होने का डर समाप्त हो जाएगा अगर हमारा राजा होगा। तो कोई पैसा तो अंग्रेजों को नहीं मिला, लेकिन बफर स्टेट और भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा की गारंटी थी। लिहाजा तीनों पक्ष इसके लिए तैयार हो गए और रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिल गया। ये बात है 1838 की, लेकिन अगले ही वर्ष 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसलिए रणजीत सिंह शाह शुजा को सत्ता नहीं दिला पाए। ये सत्ता दिलाने की जिम्मेदारी लॉर्ड ऑकलैंड ने उठाई। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल अफगान संघर्ष आप पढ़ेंगे 1838 टू 1842। और ध्यान से सुनना, अंग्रेज सेना वहां गई, उसने शाह शुजा को वहां का शासक बनवा भी दिया, लेकिन वहां के लोगों ने उसे शासक स्वीकार नहीं की और वहां के पूर्व शासक दोस्त अली के पक्ष में विद्रोह कर दिया और अंग्रेज सैनिकों की मारकाट शुरू हो गई। सब मिला के लगभग 12,000 अंग्रेज सैनिक काट डाले गए, जो अंग्रेजों के भारतीय इतिहास में किसी भी बड़े से बड़े युद्ध में क्षति नहीं हुई थी। इसीलिए इस युद्ध के बारे में सवाल पूछा गया है। आंग्ल अफगान संघर्ष किसके समय में हुआ? तो ऑकलैंड के समय में। इस युद्ध को मूर्खतापूर्ण युद्ध की संज्ञा दी गई इतिहासकारों के द्वारा, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को। अब रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई तो कोहिनूर हीरा किसके पास चला गया? सिखों के पास। सिखों के उत्तराधिकारी हुए खड़क सिंह, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। खड़क सिंह के बाद हुए नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद हुए शेर सिंह और शेर सिंह के बाद हुए राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 1849 के द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हराया और सारे सिख राज्य पर कब्जा कर लिया, खजाने पर कब्जा कर लिया और सारा खजाना इंग्लैंड भेज दिया, जिसमें कोहिनूर हीरा इंग्लैंड चला गया। चूंकि बहुत दिनों तक इस हीरे का उपयोग नहीं हुआ था, लिहाजा ये गंदा और धूल से भर गया, इसलिए इसकी साफ सफाई कराई गई। साफ सफाई के दौरान कोहिनूर हीरा 2 टुकड़ों में बट गया, यानी टूट गया, और छोटा वाला टुकड़ा जो था वो म्यूजियम में रख दिया गया और जो बड़ा वाला टुकड़ा था वो रानी के मुकुट में लगा दिया गया। तब से ब्रिटिश राजशाही के प्रतीक राज मुकुट में सैकड़ों हीरों के साथ ये सबसे कीमती कोहिनूर हीरा फ्रंट में लगा हुआ है और छोटा टुकड़ा बर्किंघम संग्रहालय में रखा हुआ है। ये इसलिए मैंने बताया, इस घटना को बोलते हैं इतिहास में कोहिनूर की यात्रा, यानी कोहिनूर कहां से चला और कैसे कैसे अंग्रेजों तक पहुंचा। इसलिए जानना आपको जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल कई बार कई बैचेस में पूछा जा चुका है कि कोहिनूर हीरे के बारे में कुछ जानते हैं। जब आप बता दोगे हाँ, तो कहेगा भारत सरकार अंग्रेजी सरकार से उसकी संपत्ति का हिस्सा बन चुके कोहिनूर हीरे की मांग कर रही है। क्या आप इसे उचित मानते हैं? तो क्यों? अनुचित मानते हैं तो क्यों? आप हमेशा ध्यान रखें, इंग्लैंड एक ऐसा चोर देश था जिस जिस देश में उसने हमला किया वहां की राष्ट्रीय संपदा चुराई और ले जाकर अपने संग्रहालय में रखकर फक्र से पूरी दुनिया को दिखाता है। और उस संग्रहालय से आपको आश्चर्य होगा, वो अरबों रुपए कमाता है। ये दिखा करके देखो हम कहां कहां से क्या क्या लूट कर लाए। लेकिन अब समय बदल गया है। भारत सरकार के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब जब किसी देश में जाते हैं तो भारत से नैतिक, अनैतिक, आपराधिक, वैधानिक, अवैधानिक तरीके से जितनी संपदाएं जिन जिन देशों में गई हैं, चाहे स्मगलरों ने मंदिरों की मूर्तियों को चुराकर बेच दिया हो या आतताइयों के द्वारा लूट कर ले जाया गया हो, वो सहर्ष भारत सरकार को सौंपते हैं कि बदले में भारत सरकार से संबंधों की मधुरता हो जाए और भारत उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश हमारे साथ कुछ अर्थव्यवस्था की डील कर ले। उभरता हुआ भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमें दे दे, और देश के पास ताकत नहीं है। तो अब भारत की स्थिति बदल रही है, इसलिए भारत ने अब इसकी मांग करनी शुरू की है और इस मांग का दबाव है। मांग तो कांग्रेस और अन्य सरकारों के समय में हुई, लेकिन अंग्रेजों के कान पर जूं नहीं रेंगती थी।
आज हालत ये है कि ब्रिटिश सरकार के राष्ट्राध्यक्ष राजा ने घोषित किया कि इस विवाद के समाधान तक राष्ट्रीय समारोहों में वो मुकुट ही नहीं पहनेंगे, क्योंकि अगर वो मुकुट से हीरा निकाल कर देते हैं तो ये ब्रिटिश प्रभु सत्ता के कमजोर होने का प्रतीक है, इसलिए वो देना नहीं चाहते हैं। और भारत इसे अपने संप्रभुतापूर्ण अधिकार के तहत राष्ट्रीय संपदा की मांग की जिद अड़ाए हुए है। अब ऊंट किस करवट बैठता है देखना। आपसे पूछे कि उचित है कि अनुचित है, 100% उचित है। किसी भी देश की राष्ट्रीय संपदा को किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा ले जाना किसी स्तर पर न तो वैधानिक है न ही नैतिक है। अर्थात अंग्रेजों ने अवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से राष्ट्रीय संपदा अपने यहाँ ले जाने का प्रयास किया। इसलिए भारत को अपनी राष्ट्रीय संपदा वैधानिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, संप्रभु स्तर पर मांगने का अधिकार है। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल आजकल पूछ रहा है जिसमें जब तक आप बैकग्राउंड का ज्ञान नहीं होगा निष्पक्षता से, तब तक आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। प्री के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन के नोट जब हम लोग लिखाते हैं तो ये चीजें आ नहीं पाती। तो हम ये मानते हैं कि प्री और मेंस की पढ़ाई के साथ खुद को इंटरव्यू के लिए भी तैयार करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल आपको साक्षात्कार देना है। इसलिए हर वो चीज जो विगत साक्षात्कारों में आती रही है उसकी चर्चा भी हो जाया करे, जिससे अगले बैच, मान लीजिए किसी को 2025 में इंटरव्यू देना है तो 2023-24 का जो इंटरव्यू होगा उन बच्चों के इंटरव्यू का फीडबैक जरूर पढ़ा करें कि उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। तो बदलते क्वेश्चन के नेचर को आप समझ पाओगे और आपके 2025 में जो इंटरव्यू पूछेगा उसकी संभावित प्रश्नों की सूची आप खुद से बनाना सीख लोगे। बाकी प्री और मेंस के लिए तो हम टीचर लोग आपको काम करते ही हैं। अगली हेडिंग डाल दें, समय हो गया है।